नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं जुनैद अहमद एक बार फिर से आपके अपने ही प्लेटफॉर्म जन्नत एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम बेहतर होंगे और अपनी छुट्टियों को लगातार एंजॉय कर रहे होंगे। मैं उन सारे बच्चों को सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो इस साल एएमयू एंट्रेंसेस में बैठे और एएमयू एंट्रेंसेस की आ चुकी है, हम देख चुके हैं हमारे परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं उन सबको एडवांस में ही ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ साथ में जो बच्चे इस साल हाई स्कूल और इंटर में थे, 12th में थे, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैं उन सबको बहुत बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत बहुत सारी मुबारकबाद उन सबको देता हूं। मैं जुनैद अहमद आपके सामने एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं आज, जिस सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो दुनिया की शुरुआत इस सब्जेक्ट से है और दुनिया का एग्जिस्टेंस भी इसी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं फिजिक्स की, मैं बात करने वाला हूं भौतिक विज्ञान की, मैं बात करने वाला हूं उस सब्जेक्ट की जिसके आधार पर आप एएमयू साइंस स्ट्रीम में किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। Just like a BSc honors, just like a BSc agriculture, just like a BSc paramedical, just like a BSc nursing and just like a BTech। ये सारे एग्जामों के अंदर फिजिक्स का एक ऐसा रूल है, एक ऐसा नियम है कि भाई फिजिक्स तो आपको करनी ही करनी है। जब बात की जाती है फिजिक्स की तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेरीज आती है जो वो मुझसे कंसल्ट करते हैं कि सर एक बात है, हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं, मेरी टीम और आप, हम सब मिलकर इस फोबिया को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इस फिजिक्स के फोबिया, जो न्यूमेरिकल फोबियाज होता है, इसे पूरी तरीके से हम समाप्त कर देंगे। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके लिए बस एक छोटी सी कंडीशन मैं रखता हूं और वो कंडीशन है कि आप किसी बुक का इस्तेमाल नहीं करने वाले, आप किसी नोट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाले, आप किसी यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल नहीं करने वाले। आप इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे एक्सपीरियंसेस की। अगर हम बात करें तो हमारा और हमारी पूरी टीम का जो एक्सपीरियंस है एएमयू के लिए कर अराउंड 14+ ईयर्स, जिसमें हमने ट्रेमेंडियस रिजल्ट को शो किया, जिसमें हमने ट्रेमेंडियस रिजल्ट बच्चों को दिए, बच्चों ने बहुत सारा प्यार भी हम लोगों को दिया। आप जानते हैं एएमयू खास क्यों है? क्या आप ये बात जानते हैं कि एएमयू खास क्यों है? एएमयू खास इसलिए है क्योंकि एएमयू एक ख्वाब है। एएमयू खास इसलिए है कि एएमयू जो है एक जन्नत है। एएमयू खास इसलिए है कि एएमयू एक परिवार की तरह अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहता है। एएमयू खास इसलिए है क्योंकि एएमयू के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज जो है उसमें से एक प्लेसमेंट देने वाली एएमयू भी है। ये खास इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को टच करती है। तो आज मैं जिस टॉपिक, जिस चैप्टर की आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक, वो जो सब्जेक्ट का वो टॉपिक है, वो ट्रेमेंडियस टॉपिक है कि जहां पर अगर मैं बात करूं, बिना इस टॉपिक के फिजिक्स की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसकी इमेजिनेशन भी नहीं की जा सकती। जी हां, मैं बात आज आपसे करने वाला हूं डायनेमिक्स फिजिक्स की। जी हां, मैं उस डायनेमिक्स फिजिक्स की बात करना जा रहा हूं जहां से एएमयू हर साल अपने 2 से 3 क्वेश्चन एट एवरी ईयर रखता है, और वो चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। तो बिना वेस्टेज ऑफ टाइम हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए यहां पर वर्क एनर्जी पावर, जैसे ही हमारे दिमाग में ये 3 शब्द आते हैं, सबसे पहली चीज जो हम सब के दिमाग में आती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि काम करने की जो क्षमता है ना भाई साहब, वही ऊर्जा है। काम करने की जो क्षमता है ना, वही ऊर्जा है। और जैसे ही हमने वर्क कहीं देखते हैं ना, वर्क के साथ वो इमोशंस हमारे जुड़े हुए हैं कि जब वर्क आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स चीजों के साथ। अगर मैं यहां पर बात करूं, जैसे मैंने एक वर्ड यूज किया था डायनामिक फिजिक्स। सर डायनामिक फिजिक्स क्या होती है, हमको नहीं पता। आ जाओ बेटा, तुमने एक टॉपिक के बारे में सुना है जिसको कहा जाता है मैकेनिक्स। जी सर, हमने मैकेनिक्स के बारे में सुना है, ठीक है सर। मैकेनिक्स के 2 पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है काइनेमेटिक, एक पोर्शन होता है सर काइनेमेटिक्स,
और एक पोर्शन होता है सर डायनामिक। ओके, अब तो सर अच्छा, अब सर चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई कि डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स फिजिक्स जो है वो इट्स अ पोर्शन ऑफ अ मैकेनिक्स। सर मैकेनिक्स क्या होता है? बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, अपने बच्चों को सारी बातें बताऊंगा और ए टू जेड बातें सिखाऊंगा कि किस तरीके से किस काम को किया जाता है। ठीक है, मैकेनिक्स की जब भी बात की जाती है सर, तो हमारे दिमाग में सर बहुत सारी रीचेस आती हैं। लेकिन सर पर्टिकुलरली अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स जो होता है सर, डील करता है, डील्स इन एनर्जी, डील्स इन एनर्जी, force and their effect of bodies, their effect on bodies। तो ये है भाई आपकी मैकेनिक्स की पूरी कहानी, ये है मैकेनिक्स की पूरी कहानी कि मैकेनिक्स डील इन एनर्जी, फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडीज। ओके सर, अब सर काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो सर काइनेमेटिक्स का भी तो एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन होगी। जी हां बेटा, काइनेमेटिक्स कहा जाता है कि जब हम स्टडी ऑफ मोशन करें, काइनेमेटिक्स कहा जाता है बेटा जब हम स्टडी ऑफ मोशन करें बट विदाउट कॉजेस, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉजेस, दैट इज कॉल्ड द काइनेमेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी of motion, study of motion without motion या without causes। ओके, ये बात आज के बाद हम याद रखेंगे। ओके, यानी काइनेमेटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा पोर्शन है जहां पर हम स्टडी ऑफ मोशन तो करते हैं लेकिन क्यों की बात नहीं करते, कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा इसलिए हुआ, कि ऐसा यूं हुआ, ये बात हम यहां पर बिल्कुल भी नहीं करते। प्यारे बच्चों, ये बात अपने दिमाग में रखो कि बेटा फिजिक्स एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक गेम भी है। प्यारे बच्चों, इस बात का भी ख्याल रखो कि जितने कॉन्सेप्ट तुम्हारे बेहतर होते हैं उतनी ही फिजिक्स तुम्हारी बेहतर होती है। प्यारे बच्चों, एक बात और ख्याल रखो अपने दिमाग के अंदर कि जो 11th क्लास की फिजिक्स होती है ना, जो 11th क्लास की फिजिक्स होती है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मेकिंग होती है, ये कॉन्सेप्ट को बनाती है, ये फिजिक्स की रूह है, ये फिजिक्स की आत्मा है। तो इस पर हमारी जो ग्रिपिंग होनी चाहिए, जो ग्रैस्प होनी चाहिए, जो पकड़ होनी चाहिए, वो काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। आइए, अगर मैं डायनेमिक की बात करूं, सर आपने काइनेमेटिक्स तो बता दिया, सर डायनेमिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। बेटा डायनेमिक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो बस इतनी सी बात याद रख लीजिए कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विद, स्टडी ऑफ मोशन विद कॉजेस, विद कॉजेस। लेकिन जहां पर हम मोशन के कॉजेस की बात करते हैं, जहां पर हम मोशन के कॉजेस की बात करते हैं, उसके कारण की बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तब जो पोर्शन की स्टडी हम करते हैं दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स, दैट इज कॉल्ड द डायनेमिक्स। अब दो बातें हमारी बिल्कुल क्लियर होती हैं सर। अब हमको देखना है कि सर आपने जिस चैप्टर की बात की है वो किस में आने वाला है। इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मैंने एक क्लू दिया था आपको, डायनेमिक फिजिक्स की बात की थी और डायनेमिक पोर्शन आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली वर्क, एनर्जी एंड पावर किस सेक्शन में है? डायनेमिक सेक्शन में। सर यहां पर कौन होता है? बेटा यहां पर जो आपके पास आपको देखने के लिए मिलता है बेटा, वो यहां पर आपको दो चैप्टर देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, और एक और चैप्टर यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। ओके, दो चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक होता है मोशन इन अ प्लेन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन अ एंट्रेंसेस। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं फिजिक्स के लिए। ओके, अगर मैं डायनेमिक्स की बात करूं सर आपसे, तो यहां पर डायनेमिक्स में आपको कुछ चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको इसके अंदर जो चैप्टर देखने के लिए मिलता है रोटेशनल मोशन। कौन सा मिलता है सर? रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन, जिसे आप ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हो। जी सर। नंबर 2, दैट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। दैट इज नंबर 3 इज ग्रेविटेशन, नंबर 3 इज अ ग्रेविटेशन, and number 4 is a work energy and power. Number 4 is a work energy and power. सर एसएचएम भी होता है। जी सर, एसएचएम भी इसी के अंदर आता है। यहां पर हमारे पास ये चैप्टर आ गया एक्सेट्रा। एसएचएम हो गया, ऑसिलेशंस हो गया, जिसको सरल आवर्त गति कहा जाता है। ठीक है, ये सब हमारे किसके पोर्शन होते हैं बेटा? ये सब हमारे पोर्शन होते हैं, ये सब हमारे पोर्शन होते हैं किसके बेटा? डायनेमिक्स के। और यहां पर ये चैप्टर जिसकी मैं आज आपसे स्टडी करने वाला हूं, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वर्क एनर्जी एंड पावर एक ऐसा चैप्टर है जो एक पहचान की मोहताज नहीं रहे। अगर मैं बात करूं वर्क एनर्जी एंड पावर की, तो ये एक ऐसा ट्रेमेंडियस चैप्टर है जिसने इस पर कमांड बनाई, उसने 11th क्लास की फिजिक्स पे कमांड बनाई। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम, सारी चीजें हम समझ चुके हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि आप हमारे साथ जब आते हैं तो आपको डीपीपी, डेली प्रैक्टिस शीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, साथ में अगर बात की जाए आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ठीक है, स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लासेस, हर एक चीज आपको इस तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है कि आप ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन की तरह हमसे बात कर रहे हैं। जानते हैं आप लोग कि हम लोगों की सबसे बेहतर काम कौन करता है? जो हमारी कॉलिंग टीम है ना, वो सुबह 9 बजे से लेके रात 1 बजे तक आपकी सारी क्वेरीज के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इमीडिएट इफेक्ट के आधार पर तत्काल एकदम आपने कुछ बात बोली और फौरन वो चीज हमारी टेक्निकल टीम तक प्रोवाइड करा दी जाती है, और फिर वो चीजें अगर हमसे रिलेटेड होते हैं तो हम तक पहुंचा दी जाती है। और बच्चों का जो प्रॉब्लम्स है 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन 24/7 हम जो हमारी फैकल्टी टीम रहती है वो बच्चों के डाउट्स के लिए हमेशा तत्पर रहती है। हम बच्चों के 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज कराते हैं और ये दिखाते हैं, बच्चों को चैप्टर वाइज दिखाते हैं इस बात के लिए। और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपको कोई नहीं कराता फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आपकी टोटल चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट जो हमारा चैप्टर होता है दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और अ कम्युनिकेशन सिस्टम, वहां तक आपको चैप्टर वाइज एएमयू ने कितने क्वेश्चन अब तक हमसे पूछे हैं, सब 10 to 15 ईयर पीवाईक्यूज हम आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कराते हैं। तो आइए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, जो कि है वर्क। अब वर्क की अगर मैं बात करूं तो वर्क हम जानते हैं सर कि वर्क क्या करता है। सर मैंने कहा कि वर्क की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करता हूं, जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करता हूं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से हमको वर्क मिलता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से हमको वर्क मिलता है। और आम भाषा में समझने की कोशिश करो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मोशन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या करता है सर? मोशन को प्रोड्यूस करता है। सर अगर मोशन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वर्क नहीं होगा। मोशन प्रोड्यूस होना ये कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है सर? कंडीशन है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है सर? मोशन को प्रोड्यूस करता है, और मोशन को प्रोड्यूस करना ही वर्क कहलाता है। मोशन को प्रोड्यूस करना ही वर्क कहलाता है। ओके, तो मोशन प्रोड्यूस। आइए यहां पर एक मैंने इमेज के आधार पर आपको बताने की कोशिश की है। अब कुछ बच्चे मुझसे कहेंगे कि सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा, हर साल हमारी जो एकेडमी है इसके अंदर लगभग 60 to 70% हिंदी मीडियम वाले बच्चे रिजल्ट निकालते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है क्योंकि हम बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं। बाइलिंगुअल समझते हैं ना आप? बाइलिंगुअल कहते हैं कि हम जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसके थ्रू भी बच्चे को पढ़ाते हैं।
तो ऑब्वियसली अगर कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम से है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जन्नत एकेडमी को आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स दे दो और जन्नत एकेडमी के साथ अपना सिलेक्शन पक्का कर लो। तो हिंदी मीडियम वालों किसी भी स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है। ओके, अब यहां पर मैंने एक इमेज के थ्रू, एक चित्र के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि ये एक ब्लॉक है जो एम मास का एक ब्लॉक है। एम मास का एक ब्लॉक है जिसमें मैं फोर्स को लगाता हूं, वो फोर्स आपको दिख रहा होगा लेफ्ट टू राइट, क्योंकि मैं इस साइड में खड़ा हुआ हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, तो यहां से फोर्स की डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही होगी लेफ्ट टू राइट। ओके, और आप देखेंगे कि बॉडी जो यहां पर प्लेस थी वो बॉडी अब कुछ यहां पर प्लेस हो गई है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में आपका मोशन भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। ओके, तो पहले ऑब्जेक्ट यहां था, अब जो ऑब्जेक्ट यहां पर है यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया। सर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है बेटा? अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, यानी इसे एक्स से लिख रहा हूं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को हम क्या कहते हैं बेटा? कि जब जो वस्तु की, जो ऑब्जेक्ट की फाइनल यानी अंतिम अवस्था होती है, यानी अंतिम अवस्था में से प्रारंभिक अवस्था को जब माइनस किया जाता है, फाइनल पोजीशन में से जब इनिशियल पोजीशन को माइनस किया जाता है तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, वो विस्थापन मिलता है। ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहलाती है, या इसे आप कह सकते हो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ भी होता है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है, ये कभी जिगजैग मूव नहीं करता। बहुत सारी बातें बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक बात बताऊंगा फिजिक्स के अंदर कि इतनी सुई के नोक से लेकर और एक पूरे टाइटैनिक के बराबर की पूरी कहानी मैं फिजिक्स की आपको बताऊंगा। ये इस तरीके से बताऊंगा कि आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए कम टू द टॉपिक। अब सर हमने देखा कि हमने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट मिल गया। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो होता है, यानी बल और विस्थापन का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये हमको वर्क डन देता है। ये हमको क्या देता है बेटा? वर्क डन देता है। ओके, ये वर्क डन देता है। गुड, चलिए भाई, तो एक फॉर्मूला यहां से मिलता है कि W इक्वल्स टू F इंटू S, वेयर F इज अ फोर्स एंड S इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, देयर मस्ट बी डिस्प्लेसमेंट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ये बात जरूरी है कि जिधर आप फोर्स लगाएंगे उधर ही आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो मोशन प्रोड्यूस होगा, और जब मोशन प्रोड्यूस होगा तो इसी को आप नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन। दैट इज कॉल्ड द वर्क डन, जो आपका यहां पर लिखा हुआ है, मोशन प्रोड्यूसेस। जल्दी से इस स्लाइड को देखिए, और स्लाइड को देखने के बाद मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपके सामने आया और जो आपको क्लियर नहीं हुआ। क्या हम ये बात जानते हैं कि हम अगर बात करें तो एएमयू के अंदर एएमयू ने कितने आईएएस, कितने पीसीएस, कितने जजेस, कितने इंजीनियर, कितने बिजनेसमैन को दिया? अगर वहीं बात करूं मैं आपसे तो एक नाम जिसका मोहताज, जो अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है, वो नाम एएमयू का एक ऐसा नाम है जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में भी झंडे गाड़ दिए। नाम है आमिर कुतुब। ये वो इंसान है जिसने, जो आज आपको एएमयू की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, जिस सिनेरियो में वो उसका डिजाइन उसी स्टूडेंट का है। आप जानते हैं आमिर कुतुब खुद एक एएमयू स्टूडेंट थे, और आज जानते हैं मंकी एंटरप्राइजेस ऑस्ट्रेलिया। बेटा ये वो नाम है कि एएमयू अपनी काबिलियत की अगर कहानी लिखने बैठ जाए, एएमयू अपनी सफलता की अगर कहानी लिखने बैठ जाए तो शायद इंक खत्म हो जाएगी, ये पेपर समाप्त हो जाएगा, लेकिन एएमयू की सफलता की कहानी नहीं रुकेगी। अगर बात की जाए तो एएमयू का तराना जो लिखा गया मजाज लखनवी के द्वारा,
वो हर एक वर्ड्स उसका इस तरीके से परोया गया कि वो सफलता की कहानी को बताता है। आइए अब बात की जा रही है सर यहां पर, अभी तो जिस डायरेक्शन में फोर्स था उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सर कभी ऐसा हो जाए कि आपका फोर्स जो है किसी एंगल पे लग जाए, और सर जब फोर्स किसी एंगल पे लगता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सबसे पहली बात कि जब सर फोर्स किसी एंगल पे लगता है तो उसे ऑब्लिकली कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ऑब्लिकली, ऑब्लिकली कहा जाता है। ओके, ऑब्लिकली। जब फोर्स किसी एंगल पे लगाया जाता है, जब फोर्स किसी एंगल पे लगाया जाता है तो उसे ऑब्लिकली कहा जाता है। अब मेरे जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो कहेंगे सर ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है? ऑब्लिकली का मतलब बेटा होता है तिरछा। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है बेटा? तिरछा। किसी एंगल पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं होता, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो एक तिरछा इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइंड समझते हैं ना, झुकाव, ठीक है, वो तिरछा, वो झुकाव के साथ फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक बच्चा है, कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। एक ये टॉय कार है और ये एक बच्चे के हाथ में उसकी रोप है, रस्सी है। अब बच्चा हॉरिजॉन्टली ऐसे तो नहीं खींचता। अब भाई टॉय ये है और बच्चा यहां पर खड़ा है तो इस तरीके से फोर्स लगाता है ना, इस तरीके से फोर्स लगाता है ना, इस तरीके से फोर्स लगाता है ना। जी सर। तो सर क्या सिंपली हम इस सिनेरियो को ऐसे ही बताएंगे? नहीं बेटा, सिंपली इसी सिनेरियो पर नहीं बताएंगे, क्योंकि यहां पर फोर्स के कंपोनेंट्स लेना होंगे, फोर्स के कंपोनेंट्स लेना होंगे। सर ये कंपोनेंट्स की क्या कहानी होती है? बेटा कंपोनेंट्स की कहानी होती है साइन थीटा कॉस थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना वो कंपोनेंट के रूप में आते हैं। ओके सर। सर एक बहुत बड़ा डाउट रहता है हमारे पास कि जब हम जाते हैं एग्जाम्स को देने के लिए, अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मान लीजिए ये हमारी वाई डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, इसके बीच में कहीं पर हमने इंक्लाइंड बना दिया। ओके सर, अगर यहां पर थीटा बना है, यहां पर थीटा बना है, तो हम किस कंपोनेंट को कहां पर लेंगे? तो बेटा अगर एक्स एक्सिस के साथ, सर एक्स एक्सिस के साथ अगर तुम्हारा थीटा बना हुआ है तो ये तुम्हारा कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। ये थीटा अगर है तो ये कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, और जिसके साथ ये थीटा नहीं बना उसे साइन कंपोनेंट कहा जाता है, तो ये साइन थीटा होगा। तो सर एक बात क्लियर होती है कि जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है उसको कॉस कंपोनेंट कहा जाता है। जी हां बेटा, उसे कॉस कंपोनेंट कहा जाता है। सर एक एग्जांपल और समझते हैं। यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास x है, यहां पर मेरे पास y है। ओके, और अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस बार थीटा जो बना है वो y एक्सिस के साथ बना है। इस बार जो थीटा बना है वो किसके साथ बना है बेटा? y एक्सिस के साथ बना है। तो फिर आप ये कहेंगे कि दैट इज cos थीटा। y एक्सिस पे आपका cos थीटा है, और जिसके साथ एंगल नहीं बना, यानी x एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो sin थीटा x एक्सिस के साथ है। तो बहुत ही सिंपल है कि जिसके साथ थीटा बनता है वो कॉस, और जिससे थीटा दूर होता है वो साइन होता है। ओके सर, तो यहां से ये बात हमारे समझ में आ जाती है। अब हमने देखा बच्चे ने इंक्लाइंड फोर्स लगाया और इस तरीके से मूव कराया, और मूव कराने के बाद हमने ये पाया कि भैया एक कंपोनेंट तो हमारा ये था, एक कंपोनेंट तो हमारा ये था। भाई ऑब्वियसली एक नॉर्मल तो लगेगा ना, एक नॉर्मल तो लगता है ना, एक नॉर्मल लग गया। बोले ठीक है सर। अब ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, और इंक्लाइंड बना। इंक्लाइंड थीटा किसके साथ बना सर? एस के साथ बना। किसके साथ बना? एक्स एक्सिस के साथ बना। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है बेटा, ये लाइन जो दिख रही है, ये फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स के कंपोनेंट हो गए एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा बना है, क्योंकि थीटा देखो ये बना हुआ है एफ कॉस थीटा, और ये वाला लाइन कहलाएगी सर एफ साइन थीटा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करा कौन रहा है? सर ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेसमेंट करा रहा है एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा है? एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। ओके, तो सर एक फॉर्मूला जो अभी हम पीछे देखकर आए थे, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस।
उसमें हम F की जगह क्या लिखने वाले हैं सर, F cos थीटा, क्योंकि यहां पर जो फोर्स है वो कंपोनेंट फोर्स है, तो F cos थीटा हो जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट S हो गया। तो सर अगर मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करता हूं तो ये कुछ इस प्रकार देखने के लिए मुझको मिलेगा, कुछ इस प्रकार ये देखने के लिए मुझको मिलेगा F cos थीटा। जी हां, जो आपके सामने ये लिखा हुआ है। तो दो फोर्स देखे कि जब वर्क हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, जब फोर्स बिल्कुल स्ट्रेट लगा दिया जाता है, W इक्वल्स टू एफ इंटू एस का इस्तेमाल कर देते हैं, और जब ऑब्लिकली या किसी एंगल पर लगाया जाता है तो वर्क डन हमेशा W इक्वल्स टू एफ इंटू एस कॉस थीटा से निकाला जाता है। ओके जी सर, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करेंगे यहां पर बेटा अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे सर हम बात करने वाले हैं कि वर्क डन जो है किस तरीके की सर क्वांटिटी होता है, और ये सारी बात करेंगे। चलिए मैं अगर बात करें सर स्केलर क्वांटिटी की, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है सर, छोटा सा एक शॉर्ट में देखते हुए चलते हैं कि मैंने कहा कि सर एक सबसे पहले हमने एक चीज हमेशा पढ़ी है, इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं बेटा इसको, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी सर अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको नापा या तोला जा सकता है सर। जैसे जैसे मैंने कहा बेटा कि बाजार जाओ और 2 किलो पेट्रोल ले आओ, सर किलो नहीं होता, तो 2 किलो आलू ले आओ सर। जी सर, 2 किलो आलू लेके आ जाओ। ओके, क्या तुम उसको तोल कर ला रहे हो? जी सर, फिजिकल क्वांटिटी है। बाजार जाओ 2 लीटर पेट्रोल ले आओ, अब 2 लीटर पेट्रोल अगर तुम लेने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो नाप कर ही तुम्हारे पास आ रहा है, तो सर फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, मैंने कहा कि मेरी मां मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करता हूं, क्या इसे नाप सकते हो तुम? क्या ये पॉसिबल है कि तुम इसको नाप सकते हो? नहीं सर। क्या ये पॉसिबल था? बोले नहीं सर। तो ये जो मां हमसे प्यार कर रही थी, हम अपने परिवार से प्यार कर रहे थे, हम अपने देश से प्यार कर रहे थे, हम अपनी एजुकेशन से प्यार कर रहे थे, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट किया जा सकता है, जिनका मेजरमेंट किया जाता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये कंडीशन होती है इसकी। बोले ठीक है सर। अब अगर क्वांटिटीज की बात करें तो अगर क्वांटिटीज को उठाकर मैं लेके आता हूं तो क्वांटिटीज सर हमने जो है क्वांटिटी वो 3 तरीके से पढ़ी है सर। नंबर 1 इज अ स्केलर क्वांटिटी, नंबर 1 इज अ स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2 इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड नंबर 3 इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी बेसिकली, टेंसर की अगर बात करें तो ये एक ऐसी क्वांटिटी होता है जिसमें हम बहुत कम डील करते हैं, ठीक है। स्पेशली एएमयू एंट्रेंसेस की अगर बात करें तो 2 क्वांटिटीज की ज्यादा बात की जाती है, स्केलर और वेक्टर, लेकिन क्वांटिटीज 3 रहती है। ओके, कुछ सर स्केलर की अगर मैं बात करूं तो स्केलर भाई साहब को सर मैग्नीट्यूड चाहिए। इनको क्या चाहिए सर? मैग्नीट्यूड चाहिए। सर मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? सर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। सर हम हिंदी के हैं, हमको भी बता दीजिए, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? परिमाण। यानी स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन से कोई भी उसका परवाह नहीं होती। ओके सर, वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए सर, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी दीजिए, साथ में डायरेक्शन भी दीजिए। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जब डायरेक्शन भी चाहिए होती है तो इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है।
ओके सर, यानी परिमाण के साथ साथ जब दिशा की भी आवश्यकता होती है तो इसे सदिश राशि कहा जाता है, जबकि अदिश राशि परिमाण पर आधारित होती है। सर अगर टेंसर की बात करें तो इसके अंदर स्केलर और वेक्टर दोनों की प्रॉपर्टी भरपूर मौजूद होती है। ओके, कैसे होती है, क्या होती है, अपने सारे लेक्चर में बताएंगे कि टेंसर क्वांटिटीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं। आइए, अब यहां पर बोला गया सर कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सर देखिए, वर्क इक्वल्स टू फोर्स जो होता है पर्टिकुलरली डायरेक्शन बेस्ड होता है, जैसा कि आपने बताया, और साथ में डायरेक्शन है इसलिए वेक्टर साइन ऊपर लगा हुआ है। ओके सर, इसी तरीके से सर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी एक सदिश राशि होती है। तो बेटा फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो सर वर्क क्यों है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी? तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब आप इस टर्म की बात करते हो तो यहां पर एक छोटा सा रूल लगता है। सर वो क्या रूल होता है? वो ये रूल होता है कि वेक्टर, जब चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी कहानियों को पढ़ेंगे उसके अंदर, और वहीं पर एक रूल निकल कर आएगा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक स्केलर को देता है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को जब प्रोडक्ट किया जाता है, यानी दो वेक्टर क्वांटिटीज की जब मल्टीप्लाई आपस में की जाती है तो उनका जो रिजल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट इज कॉल्ड द वर्क। इसलिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी। एक रूल तो ये है सर। दूसरा रूल समझिए कि अगर मैं वर्क की बात करूं तो सर वर्क जो होगा का सर वो पॉजिटिव भी होता है, सर वर्क नेगेटिव भी होता है, और वर्क जीरो भी होता है, ओके सर, वर्क पॉजिटिव भी होता है, वर्क नेगेटिव भी होता है, वर्क जीरो भी होता है, और ये सिंपल अलजेब्रा बेस्ड होता है। ये किस पर बेस्ड होता है? वर्क की जब भी बात की जाती है तो ये सिंपल अलजेब्रा पर सॉल्व होता है, सिंपल अलजेब्रा लगाया जाता है। और जब सिंपल अलजेब्रा सर हम लगाते हैं इसके अंदर तो ये हमको जो क्वांटिटी देगा वो स्केलर होगा। बोले सर कैसे? तो बेटा ये जानने के आज की बात हमेशा याद रखना कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उनके वेक्टर रूल्स होते हैं, जैसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे वेक्टर क्वांटिटीज की जब हम बात करते हैं तो इनके खुद के वेक्टर रूल्स होते हैं। वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास डायरेक्शन हो और वेक्टर रूल्स को फॉलो करे, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं वर्क की तो वर्क के अंदर हमें क्या मिलेगा बेटा कि ये सिंपल अलजेब्रा बेस्ड है, और सिंपल अलजेब्रा बेस्ड कौन सी क्वांटिटीज होती है सर? स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सर एक बात और क्लियर हो गई, क्योंकि डायरेक्शन तो नहीं होती स्केलर के अंदर, तो वर्क भी तो सर इंडिपेंडेंट पाथ पर हो जाएगा। सर अगर मैं बात करूं आपसे तो वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, वर्क डन जो होगा वो इंडिपेंडेंट टू द पाथ या टू दी पाथ। ये पाथ पर, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा, वर्क डन जो होता है वो पाथ पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। अब जब वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो वर्क डन को कंजर्वेटिव में रखा जाता है। वर्क डन को किस में रखा जाता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस में रखा जाता है। ओके, तो यहां पर ये भी याद रख लेना। ठीक है, वर्क डन कैसी क्वांटिटी? कंजर्वेटिव। ओके, कैसी क्वांटिटी? कंजर्वेटिव है। वर्क डन कैसा है बेटा? कंजर्वेटिव है। और कंजर्वेटिव कौन होता है? आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैंने कहा कंजर्वेटिव, ठीक है, अगर वर्क डन की बात करें तो ये कैसा, किस कंडीशन पे है सर? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, और ये इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, अब कुछ इस तरीके से समझो, मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास एक पॉइंट है A और मेरे पास दूसरा पॉइंट है B।
ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा है कि तुम जो है मुझको वर्क डन दे दो, तुम मुझको ए से बी पर जाओगे तभी वर्क डन दे पाओगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब होगा वर्क डन तभी होगा। पहली स्लाइड पे ही मैंने तुमको ये बताया है कि मोशन प्रोड्यूस होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ठीक है भाई, तो हमने कहा अब चाहे तुम ऐसे जाओ या तुम ऐसे चले जाओ या तुम ऐसे चले जाओ, मुझे उससे कोई भी परवाह नहीं है, मुझे वर्क डन चाहिए। मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझको वर्क डन चाहिए। और वर्क डन अगर मुझको चाहिए तो यहां पर अगर मैं वर्क डन बताना चाहूं तो ये पॉइंट मेरा फर्स्ट है, ये पॉइंट मान लीजिए सेकंड है, ये पॉइंट मान लीजिए मेरा थर्ड है, और इस कंडीशन पे वर्क डन 1 इक्वल्स टू वर्क डन 2 इक्वल्स टू वर्क डन 3, बिकॉज सर तीनों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम है। तीनों का सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसा है बेटा, सेम डिस्प्लेसमेंट। तीनों का कैसा है सर, सेम डिस्प्लेसमेंट है। और इस तरीके की प्रॉब्लम एएमयू हमसे जरूर पूछता है। पहली बात ये जरूर पूछता है कि वर्क डन किस तरीके का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्लियर होता है, सिंपल अलजेब्रा पर सॉल्व होता है, इंडिपेंडेंट टू द पाथ होता है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये किस तरीके की क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। ओके जी सर, चलिए आगे चलते हैं। और सर अब आगे बात करने वाले हैं एसआई की। सर दूसरा पॉइंट आता है इसका एसआई। सर अगर बात करें एसआई का, तो एसआई का सबसे पहले मेरे सारे बच्चों को नाम पता होना चाहिए कंप्लीट। और सर इसका पूरा जो नाम होता है इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, इसका हेड ऑफिस सर कहां पर है, सर इसका हेड ऑफिस जिनेवा में है। इसका हेड ऑफिस कहां पर है, जिनेवा में है। ओके चलिए भाई कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है सर, अगर बात की जाए एसआई यूनिट की, एसआई क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर यूनिट होती है। यूनिट यानी बेटा हिंदी वाले बच्चों घबराना नहीं है, यूनिट को कहते हैं इकाई। यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, इकाई कहा जाता है। ओके, यूनिट इकाई, या आप इसको इस तरीके से भी जानते हो, इकाई छोड़ दो और बेहतर समझा देता हूं, इसे मात्रक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, मात्रक के नाम से भी जाना जाता है। ओके सर, अगर बात की जाए वर्क की, बात की जाए वर्क की, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है सर न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है सर, न्यूटन होती है। वहीं अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो सर ये होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो सर वर्कडन की जो यूनिट हो गई हमारे पास, वर्कडन की जो यूनिट हो गई सर हमारे पास, वो क्या कहलाएगी बेटा, वो कहलाएगी सर न्यूटन मीटर। ओके, क्या कहलाने वाली है बेटा, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहलाने वाली है। ओके, अब सर ये बात भी हमको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन मीटर जो होता है, न्यूटन मीटर जो होता है ये 1 जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, 1 जूल के बराबर होता है। ओके सर, ये बात भी हमारी क्लियर हो जाती है कि ये किसके बराबर है सर, ये 1 जूल के बराबर है। ओके, 1 जूल के बराबर है। ओके, अब सर यहां पर जो जानने वाली चीज थी हमारे कि एसआई का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है। यूनिट का मतलब मात्रक होता है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये न्यूटन मीटर हो गया। अब न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। ये जो है आपका एसआई यूनिट होती है। ये कौन सी यूनिट होती है सर, एसआई यूनिट होती है। ओके, अब सर एसआई यूनिट तो हो गई, उसके बाद सर सीजीएस लिखा हुआ है यहां पर। सीजीएस की अगर मैं बात करूं तो सीजीएस का पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, और ये यूनिट होती है अर्ग। ये किसके बराबर होती है बेटा, सीजीएस में जो वर्क होता है इसकी यूनिट क्या होती है, सीजीएस के अंदर अर्ग होती है। और 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। कई बार एएमयू ने सीधा क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पुटअप किया है, तो इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। कई बार डायमेंशन को सीधा पूछा है, तो डायमेंशन को मैं इस तरीके से आपको सिखा दूंगा कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायमेंशन की अगर बात की जाए तो डायमेंशन होती है वर्क की ml² T-2, यानी जितनी भी
एनर्जी के फॉर्मेट हो। मैंने कहा आपका ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट एनर्जी की डायमेंशन बताइए ml²T-2। मैंने कहा आपसे कि काइनेटिक एनर्जी की बताइए ml²T-2। मैंने कहा इंटरनल एनर्जी की बता दीजिए ml²T-2। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी की बता दीजिए दैट इज ml²T-2। बोले सर सबकी क्यों हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं जो वर्क है ना उसकी जो एसआई यूनिट है वो किसकी है बेटा? जूल है। और अगर मैं जूल की बात करूं तो जूल किसकी यूनिट और होती है सर? एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है सर? जूल होती है। तो वर्क के साथ साथ जितनी भी एनर्जीज हमारे पास रहती हैं, कुछ एजम्पशंस, कुछ चेंजेस हमको कहीं पर देखने के लिए मिलेंगी कंटेंट के दौरान, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 99% हर जगह एनर्जी की यूनिट आपको यही देखने के लिए मिलेगी। ओके, और उस विहाब पर जो डायमेंशन होगी वो ml²T-2 होगी। उस विहाब पर जो आपकी डायमेंशन होगी वो ml²T-2 होगी। ओके, चलिए भाई, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। साथ में प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी वैल्यू हो सकती है। एसआई यूनिट जूल होती है इसकी, ठीक है। सीजीएस में अर्ग होती है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ ERG अर्ग के बराबर होता है, और डायमेंशन होती है ml²T-2। आइए आगे बात करते हैं। अब यहां पर डिफरेंट केसेस के लिए हमने बात की है कि सर वो कौन सी कंडीशन होगी जहां पर वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब ये वाली बात भी जरूरी है, ये कौन सी कंडीशन होगी सर जहां पर वर्क डन पॉजिटिव होगा? तो बेटा मैं आपको बता दूं, जिस कंडीशन पर वर्क डन पॉजिटिव होता है वो होता है आपका एक्यूट एंगल, जहां पर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है। जहां पर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होती है, 90 से कम होती है, तो बेटा वो क्या कहलाता है? आपका पॉजिटिव वर्क डन। क्या कहलाता है? आपका पॉजिटिव वर्क डन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर पॉजिटिव के बाद होता है निगेटिव, और निगेटिव वर्क डन आपको कब मिलेगा? जब आपके फोर्स, ऑब्लिकली फोर्स जो होगा आपका वो कैसा हो जाए? 90 से बढ़ जाए, 90 से बड़ा हो जाए, ठीक है। जब टाइम 90 से बड़ा हो जाएगा तो हम जानते हैं वहां पर जो एक्सीड कंडीशन होती है वो cos 180 को लिया जाता है, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा वर्क डन कैसा आने वाला है? नेगेटिव वर्क डन आने वाला है। कैसा वर्क डन आने वाला है सर? नेगेटिव वर्क डन आने वाला है। ओके, चलिए भाई, अगला कंडीशन पे अगर मैं बात करूं राइट एंगल की, और राइट एंगल पे हमेशा एक बात याद रखना कि राइट एंगल का मतलब होगा सर cos 90, और सर cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहां पर आपको जो वर्क डन की वैल्यू मिलेगी वो कैसा मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, इसके अलावा एक नोट आपके लिए मैंने यहां पर रखा है कि वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स, work done by a centripetal force is always 0. So centripetal force F equals to mv square upon r. जी हां, ये वो फोर्स होता है जो एक सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है, जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होती है, केंद्र की तरफ होती है। इसी के साथ साथ एक फोर्स और पढ़ते हैं हम जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, और ये एक सीडो या फेक फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर होती है। बात करेंगे हर चीज पे कि कैसे सीडो फोर्स बना, कैसे हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करी, उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से एक फेक फोर्स के लिए हमें रिकमेंड किया, जिसे आज हम सेंट्रीफ्यूगल के नाम से जानते हैं। हर एक बात जानेंगे। ओके, तो जब भी बात होगी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपका वर्क डन क्या होगा? हमेशा 0 रहेगा। एएमयू ने कई बार पूछा है, डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर होता है 0। समझेंगे कि किस तरीके से ये भी 0 होता है, ठीक है। स्पेशल केस, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 तो वर्क डन का फॉर्मूला W इक्वल्स टू F इंटू S। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 है, या क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू नहीं गिवन है, उस सिनेरियो पे आप W इक्वल्स टू F इंटू S का इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 180 है, या कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन रही हैं जहां पर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो 180 को डेवलप कर रहा है, उस कंडीशन में आपका वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है W इक्वल्स टू -Fs होता है। सर जैसा कि आपने कहा अभी कि 180 एग्जिस्टेंस लेकर आ रहा है अपनी, तो हम कैसे बताएंगे? ओके,
सर अगर एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्प्लेसमेंट राइट साइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमने फोर्स लगाया है इसमें, तो ये इधर मूव कर रहा है। बोले ठीक है सर। बोले सर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चलता है उसके अगेंस्ट, उसके विपरीत एक और फोर्स लगता है उस ऑब्जेक्ट पे जिसको फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। बिल्कुल, तो यहां डिस्प्लेसमेंट आगे और एफएक्स क्या है, यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन को लिया गया है। एफएक्स हमारे पास क्या है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच की एंगल की बात करूं तो सर मैं कुछ बता सकता हूं, ये कुछ लाइन इस तरीके से हो जाएगी, दैट इज एफएक्स और दैट इज एक्स, और सर इसके बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और 180 cos 180 की वैल्यू होती है -1, और -1 की बिहाफ पे आप जो फॉर्मूला लगाते हो W = -fs का यूज करते हो। ओके, थीटा 180 डिग्री, इट्स अ एग्जांपल ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, इज द एग्जांपल ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन। हर एक बात को याद रखिएगा, हर एक बात को याद रखिएगा। ओके बेटा, चलिए भाई, अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसको समझेंगे, जो अब तक एएमयू ने जिस रिलेवेंसी पे जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब आपको लगातार अब यहां पर मिलने वाले हैं। ओके, तो 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, जो आपके लिए हमारी फैकल्टी काम करती है उन सबको एक्सपीरियंस है, 14 ईयर प्लस 16 ईयर प्लस है, लगातार आपके लिए हाजिर है वो, और ट्रमेंडियस रिजल्ट हर साल देते गए। तो उम्मीद एक ऐसी किरण होती है, एक उम्मीद एक ऐसी किरण होती है, अगर कहीं से दिख जाए ना तो आदमी वो कर गुजरता है जो उसने कभी सोची भी नहीं होती है। तो वो जन्नत एकेडमी वो आपके लिए वो उम्मीद की किरण का ही काम करने वाली है। मैं, मेरी पूरी फैमिली आपके साथ खड़े हैं। यकीन मानिए आपके अंदर वो दम है, वो बात है जो आप और हम मिलकर अपने 2026 के जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनको बहुत अच्छे से क्रैक करने वाले हैं। तो आइए अब न्यूमेरिकल्स की बारी है, न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि कितनी आसानी से हम शॉर्ट आउट करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। आइए यहां पर लेके चलेंगे, ठीक है। वो बच्चे की शुरुआत करूंगा, बहुत ही बेसिक से न्यूमेरिकल की शुरुआत करूंगा ताकि हर बच्चा समझ पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर फोर्स मुझको दिया गया है 10 न्यूटन, वर्क डन दिया गया है 50 जूल, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 10 मीटर, और ये कह रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मेक एन एंगल, यानी क्या निकलवा रहा है सर, थीटा निकलवा रहा है, मेक एन एंगल दैट विल बी अ थीटा। और मैंने तुमसे कहा था कि जब फोर्स किसी एंगल पे लगाया जाए या ऑब्लिकली लगाया जाए तब आपके पास फॉर्मूला होता है W = F × S cos थीटा। अब जितनी भी वैल्यू यहां पर दी गई है वो सारी वैल्यूज को उठा के हम यहां पर रखने वाले हैं। जैसे वर्क डन की बात करें तो 50, जैसे फोर्स की बात करें तो 10, जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 10, और कॉस थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। हमको पता है कि ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये तो 100 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता आपस में, तो जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरे की डिवाइड में चला जाता है। तो हम यहां पर लेके आए दैट इज अ cos थीटा = 50/100, 50/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो cos थीटा = हो जाता है आपका 1/2। क्या मेरे बच्चों को ये पता है कि cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है? जी सर पता है हमको, थीटा = 60 डिग्री, थीटा = सर हमको पता है ये किसकी वैल्यू होती है, थीटा = 60 डिग्री। तो सर देखिए ये हुआ आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह सॉल्व कर दिया। आ जाओ एक और न्यूमेरिकल पे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। सर कभी ऐसा हो जाए कि पोजीशन डिफरेंट हो रही हो, सर पोजीशन डिफरेंट हो रही हो, उस सिनेरियो पे क्या करना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। बोले कैसे सर? मैंने कहा बेटा ये देखो कि तुम्हारे पास ये एक y एक्सिस है, ये एक x एक्सिस है, तुम्हारा पॉइंट यहां पर था, तुमने कहा कि भैया ये मेरा क्या होगा, ये मेरा r1, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर, दैट इज अ r1, ये क्या होगा बेटा, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। जब हम किसी भी वेक्टर या किसी की डायरेक्शन को बताते हैं तो उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं।
ओके, पोजीशन वेक्टर या रेडियल वेक्टर। ओके, तो यहां पर देख लिया हमने R1, बोले सर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सर अब एक और भाई साहब उठते हैं, तो सर अगर ये R1 था तो इसका नाम R2 कर दीजिए, तो ये R2 पोजीशन वेक्टर है। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, बोले कुछ बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने तुमको क्या बताया था कि सर फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। जी सर मिलता है। तो एक बात बताओ, इन दोनों में से पहला कौन सा, सर पहला ये वाला, यानी ऑब्जेक्ट यहां रहा होगा। बोले जी सर। फिर सर कौन सा, R2। मैंने तुमसे एक बात और कहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है कैसे चलती है सर, स्ट्रेट पाथ पर। किस पर चलती है सर, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ पर। अब स्ट्रेट पाथ पर अगर डिस्प्लेसमेंट चलती है तो सर अगर R2 पोजीशन ये दिखा रहा है पार्टिकल की, तो हम इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। बोले जी सर। अब इस तरीके से अगर मिला दिया तो सर ये क्या कहलाएगा, डेल्टा आर कहलाएगा, क्योंकि डेल्टा आर का मतलब क्या होगा सर, डेल्टा आर का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो फाइनल है, ये कैसी पोजीशन है सर, ये फाइनल पोजीशन है। और ये पोजीशन कैसी है सर, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। अब फाइनल के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है, और इनिशियल के लिए जो है वो R1 वेक्टर है। ओके, वो R1 वेक्टर है। तो R2 माइनस R1 से हमको क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा R मिलेगा। डेल्टा R का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अपने फोर्स के साथ, जो कि होगा एक कांस्टेंट फोर्स, उस फोर्स के साथ, और हमको क्या मिल जाएगा, वर्क डन, जिसका फॉर्मूला होगा W इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा R। ओके जी सर, बात समझ में आती है। आइए न्यूमेरिकल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहां पर सिंपली हमने एक फोर्स को लिया है और एक डिस्प्लेसमेंट को लिया है। एक ही डिस्प्लेसमेंट है, दो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सर ये आई जे के क्या होता है ये समझ में नहीं आता बेटा, इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ये 3 डायमेंशन के लिए होता है बेटा। देखो ये हो गई आपकी एक्स, ये हो गई आपकी वाई, और ये हो गया आपका जेड। क्या सर ये तीनों कुछ इस तरीके से होते हैं, नहीं बेटा, ये कुछ ऐसे होते हैं कि एक्स आपका ये, y आपका ये, और z आपका बाहर की तरफ। लेकिन बोर्ड पे बाहर की साइड में लाइन को ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसलिए नीचे की तरफ दिखाया जाता है। तो सर इन सब के बीच में एंगल कितने का होता है सर, एंगल 90 डिग्री का होता है। ये सब एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं सर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके यानी x और y के बीच में 90 होता है, x y के बीच में 90, y z के बीच में 90, z x के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ओके अब इस लाइन को सर अगर मैं बात करूं, इस x का ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है उसे हम i कैप कहते हैं, इस पर जो होता है इसको j कैप कहते हैं, और इस पर जो होता है इसे k कैप कहते हैं। मतलब कहानी बिल्कुल क्लियर है, i कैप कॉमा j कैप कॉमा k कैप, दैट इज अ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या होते हैं ये, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होते हैं सर। ये क्या बताते हैं सर, ये बेटा पोजीशंस को बताते हैं, उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। जैसे मैंने कहा I, तो फोर्स का एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में है, फोर्स का एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में है, फोर्स का एक कंपोनेंट z डायरेक्शन में है। देखो मुझे कैसे पता चला सर, मुझको कैसे पता चला कि ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट है, क्योंकि बेटा x के साथ i ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है, y के साथ j होता है, और z के साथ k होता है। तो इसलिए एक्सिस को बताना बेटा बहुत आसान हो जाता है। ओके बोले जी सर। अब हमको निकालना है वर्क डन, तो W इक्वल्स टू होता है बेटा F इंटू S। ओके जी सर। अब यहां से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप। ओके मल्टीप्लाई 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप।
ओके जी सर। अब जरा यहां पर ये सोचो कि जो वर्क होता है वो किस तरीके की क्वांटिटी होता है। सर वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर के अंदर तो सर कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं होता, वेक्टर के अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है, वेक्टर के अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है। ओके सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रा पे काम करती है। ओके आई का पोर्शन आई के साथ करिए, जे का पोर्शन जे के साथ करिए, के का पोर्शन के साथ कर दीजिए। ओके क्या सर हम ये बात जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1 होता है, के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1 होता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं आई और जे 0 हो जाएगा, जे और के 0 हो जाएगा, के और आई 0 हो जाएगा। ओके जी सर। अब चलिए 3 2 6 हो जाएगा। ओके आई डॉट आई 1 हो गया। ठीक है सिर्फ याद रखना क्योंकि आई जे का वैल्यू 0 होती है, जे आई की वैल्यू 0 होती है, जे के 0 होता है। सिंपल ये चाहिए बस हमको, यहीं पर वैल्यू मिलेगी, बाकी सारे टर्म 0 हो जाते हैं। अब जे की मल्टीप्लाई करते हैं, जे की जे से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके यहां 2 है यहां 1 हो जाएगा तो 2 1 2, और जे डॉट जे कितना होता है सर 1 होता है तो कैंसिल आउट हो गया। सर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 4 1 सर 4 हो गया, और के डॉट के कितना होता है सर 1 होता है, तो यहां पर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। फाइनली आप कह सकते हैं 6 माइनस 6, और ये टर्म आपको कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कहा दैट आंसर इज अ 0, दैट आंसर इज अ 0। ओके दैट आंसर इज अ 0। सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से सारी प्रॉब्लम्स हमको देखने के लिए मिलती है। अगले आइए प्रॉब्लम एक और देखते हैं। अब सर यहां पर बात करने वाले हैं जो कंसेप्ट हमने सीखा था। कौन सा कंसेप्ट सीखा था सर? ये वाला जो कंसेप्ट सीखा था हमने ना, इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके चलिए भाई आइए। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट। ओके समझने की कोशिश करना, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स अ पॉइंट। ओके एक पार्टिकल है मेरे पास दैट, और यहां पर इसकी वैल्यू है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और कहां मूव कर जाता है, ये कहां मूव कर जाता है? दैट इज अ 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओके ये मूव कर जाता है। When a force of 4 I cap plus 3 J cap Newton is applied, how much force? तो हमको दिखाई दे रहा है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 I cap प्लस 3 J cap न्यूटन। यानी ये हमारा कांस्टेंट फोर्स पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट फोर्स है जिस पर बेस्ड हमारी एक प्रॉब्लम है वर्क की, जिस पे हम बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो। बोले क्या हमने कैसे निकालना है सर? थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ये बताया था आपने। जी सर। तो R2 ये होगा क्योंकि यहां से चला है ना, यहां से चला है इधर गया है, तो ये सर क्या है? फाइनल है। और ये सर क्या है? इनिशियल है। ये क्या है सर? इनिशियल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब तो सर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप ब्रेकेट माइनस, अब माइनस के बाद R1 की वैल्यू है सर माइनस 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब इसको अगर आप बोथ साइड ब्रैकेट को ओपन करते हो, तो 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 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 प्लस 2 आई कैप माइनस प्लस माइनस 5 जे कैप। सिंपली सॉल्व कर लेंगे इसको, आई का कंपोनेंट आई के साथ, वाई का जे का कंपोनेंट जे के साथ। 4 और 2 दैट इज अ 6 आई कैप। ओके ये प्लस का 3 ये माइनस का, दैट इज माइनस का 5 बड़ा होता है तो यहां पर हो जाएगा 2 जे कैप। ओके तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हमको मिल गया, डेल्टा आर ये हमको मिल गया। क्या हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि W इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा आर? जी सर जानते हैं। तो एफ कितना है हमारे पास? 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मल्टीप्लाई किसने से करना है बेटा? ये लिखा हुआ है 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप, 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप। ओके सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, आई आई का कंपोनेंट, जे जे का कंपोनेंट, जैसे पीछे बताया था। 6 4 24, ठीक है। आई 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 स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। 3 2 6,
और माइनस का 6 हो जाएगा। अब 24 में से अगर 6 को माइनस करेंगे, दैट आंसर इज 18 जूल। दैट आंसर इज 18 जूल। दैट आंसर इज 18 जूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कितना आसान हो गया न्यूमेरिकल, कितना आसान हो गया न्यूमेरिकल। तो बेटा जन्नत एकेडमी यही काम करती है, अपने सारे बच्चों को इस तरीके से फ्लुएंसी के साथ सिखाना चाहती है कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने टिक ना पाए। ओके, चलिए भाई आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जल्दी से आइए। अब ये यहां पर हमसे क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है यहां से यहां मूव कर रहा है। ओके, वर्क डन हमको ये दिया हुआ है और फाइंड वर्क डन पूछ रहा है। फोर्स ये दिया हुआ है, वर्क डन हमसे पूछ रहा है। ऑब्वियसली सिमिलरली वही प्रॉब्लम है जो अभी हमने की थी। तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले बेटा, डेल्टा आर। डेल्टा आर का मतलब होगा R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। R2 कितना है हमारे पास, देखिए 5i कैप, 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप। ये क्या हो गया हमारे पास, R2 हो गया। R1 लिखते हैं, ठीक है। R1 दैट इज 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, 4k कैप। अब बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो हमको यहां दिखाई दे रहा है कि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। ओके, आई को सॉल्व करिए, जे को और के को। 5 और 2 दैट इज 3i कैप प्लस का 6 माइनस का 3 दैट इज प्लस का 3j कैप माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन रहेगा लेकिन हो जाएगा ऐड, दैट इज 9k कैप। ओके, ये किसकी वैल्यू मिल गई सर, डेल्टा आर की वैल्यू मिल गई हमको। ओके, वर्क डन निकालना था, W इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा आर। एफ की वैल्यू जल्दी से उठाइए, दैट इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ओके, मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं सर, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 9k कैप। ओके, सॉल्व कर देते हैं 3 की 3 से, 3 2 जा 6। ओके, आगे की कहानी खत्म हो जाएगी। आई जे की जे से, दैट इज प्लस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 9। सर यहां पर हो गया 9 माइनस 9, 6 और 3 कितना होता है 9, 9 माइनस 9, दैट आंसर विल बी 0। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब तो हमसे कोई क्वेश्चन इस तरीके का नहीं बचेगा। आ जाओ, अब एक और फोर्स की बात करेंगे, अब एक और कंसेप्ट पे बात करेंगे हम यहां पर, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस हम बना लेते हैं। ओके, और यहां पर एक ब्लॉक को भी हम रख देते हैं। यहां पर हम एक ब्लॉक को भी रख देते हैं, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना है सर, 2 kg। ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg। ओके, 2 फोर्सेस, अब इस ब्लॉक पे 2 फोर्स लगाए जाते हैं, दैट इज F1 20 न्यूटन, F2 5 न्यूटन। ओके, तो अगर मैंने कहा सर देखिए यहां पर जो है, अगर मैं बात करूं यहां पर जो है एक फोर्स लगा देता हूं मैं, ठीक है, और सर एक फोर्स में लगा देता हूं इस साइड। 2 फोर्स लगा दिए सर। ओके, सर ये फोर्स है मेरा F1 जिसकी वैल्यू है 20 न्यूटन, और सर ये एक फोर्स है जो है F2 जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, जिसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 5 न्यूटन है। अब देखने से पता चल रहा है जिधर कौन सा फोर्स बड़ा है सर, F1 फोर्स बड़ा है एज कंपेयर टू F2। बोले जी सर बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट सर किधर मूव करेगा, सर F1 की डायरेक्शन पे मूव करेगा, F1 की डायरेक्शन पे मूव करेगा, ठीक है, F1 की डायरेक्शन पे मूव करेगा। ये F1 ये F2, और इन दोनों के बीच का एंगल जो हो जाएगा सर 180 डिग्री हो जाएगा। सर 180 डिग्री पे तो आपने निगेटिव वर्क डन बताया है, जी हाँ, cos 180 लगेगा इसमें। बोले जी सर। सर गेट डिस्प्लेस्ड 5 मीटर, आपको नेट फोर्स पर वर्क डन बताना है, और वो है F2 पर। ओके सर, बहुत आसानी से बता सकते हैं, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। सर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, फोर्स F2 लेना है,
डिस्प्लेसमेंट सर कितना है 5 है, ठीक है, और कॉस 180, कॉस 180 डिग्री। ओके सर, F2 की वैल्यू सर कितनी है 5 है, तो सर ये भी 5 हो गया, तो 5 इंटू 5 और कॉस 180 की वैल्यू होती है सर -1, तो सर यहां से जो वर्क डन हो जाएगा -25 जूल, -25 जूल। अरे सर ये तो देखने में इतना भयानक सा लग रहा था, ये तो 3-4 लाइन में ही इसका आंसर कंप्लीट हो गया। जी हाँ बेटा, ठीक है, जी हाँ। ओके, तो फिजिक्स जितनी आसान है उससे उतनी ही आसान कर सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन पे आता है सर, वेरिएबल फोर्स। अभी तक जितने भी मैं सारे वो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं जो एएमयू में वर्क एनर्जी पावर से वर्क के सेक्शन से हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल हमको देखने के लिए मिलता है, दैट्स अ वेरिएबल फोर्सेस। अब वेरिएबल फोर्स पे बात करें कि अभी जितने भी टॉपिक पे बात करी हमने कांस्टेंट फोर्स थे, अब वेरिएबल फोर्स आ रहा है। और याद रखना, जब आपके पास वेरिएबल फोर्स आएगा तो आपके पास लिमिट आएगी। वेरिएबल फोर्स आएगा तो आपके पास क्या आएगी बेटा, लिमिट आएगी। वेरिएबल फोर्स होगा तो क्या आएगी, लिमिट आएगी। और जब लिमिट आती है तो बेटा कौन आता है, इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स के अंदर आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है। अब सर इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला तो आपको ये दिख रहा है, लिमिट लगा देते हैं। एक चीज बस छोटा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, सारी कहानी इसी पे सॉल्व हो जाती है इंटीग्रेशन की, कि x की पावर n है। मैं इंटीग्रेशन के लिए बात कर रहा हूं, x की पावर n है, तो यहां पर ये हो जाएगा x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके, मैं इंटीग्रेशन के लिए बात कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन ही समझना, डिफरेंशिएशन मत समझना। ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, इंटीग्रेशन के लिए। पूरी कहानी इसी पे सॉल्व हो जाएगी, इंटीग्रेशन। ओके, तो याद रखें जब भी वेरिएबल फोर्स होता है तो इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन वेरिएबल फोर्स होगा, लिमिट होगा, लिमिट होगा, इंटीग्रेशन होगा, और ये चीज आपको याद रखनी होगी। ओके, चलिए आते हैं आगे वाले सेक्शन पे जहां पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। कह रहा है अ वेरिएबल फोर्स, स्टार्टिंग में इसने हमसे क्या बोल दिया बेटा, वेरिएबल फोर्स बोल दिया। ओके, बोल दिया तो बोल दिया, सॉल्व करेंगे। वेरिएबल फोर्स है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, लिमिट दी हुई है x इक्वल्स टू 1 मीटर और x इक्वल्स टू 2 मीटर। ओके सर, फॉर्मूला वही लगाएंगे, चलिए भाई, कि w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx कर लेता है। ओके जी सर, चलिए। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास सर, 2x है, तो यहां पर मैंने इंटीग्रेशन f की जगह क्या लिख दिया, 2x लिख दिया, इंटू dx हो गया। हमेशा याद रखो जब इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिया जाता है। सर 2 को बाहर कर दे, जी सर 2 को बाहर कर दीजिए। आपके पास अंदर बचा है x इंटू dx। अब जरा सोचिए, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, तो x की पावर n और x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जी सर। अब देखो x की पावर कितनी है सर, 1 है, बोले जी सर। तो x की पावर 1 इक्वल्स टू x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, n की जगह क्या था, 1 था, तो सारी जगह 1 उठा के रख दिया, तो x स्क्वायर अपॉन 2। x का जो इंटीग्रेशन होता है, x का जो इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 होता है। ओके सर, लिख देता है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और यहां पर आपकी लिमिट लग जाएगी, यहां पर आपकी क्या लग जाएगी सर, लिमिट लग जाएगी, ठीक है। यहां पे 1 से 2। ओके, तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि 2 से आपका ये टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर पे आप लिमिट लगा दीजिए 1 से 2, और सर क्या होती है सर, अपर माइनस लोअर, तो 2 का हो जाएगा सर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सर 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, दैट विल बी वर्क डन इज 3 जूल। वर्क डन इज 3 जूल। सर ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये है बेटा वेरिएबल फोर्सेस पे कि किस तरीके से, और ये भी बता दूं एएमयू जितने पैटर्न पे करती है, तो आज एक लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, दैट इज एक और क्वेश्चन यहां पर रिपीट करते हैं ताकि हम आसानी से और समझ पाए। पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1। सीधा क्लियर हो गया कि वेरिएबल फोर्स है, लिमिट दी हुई है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स गिवन बाय दैट। ओके, क्या करें सर, कुछ नहीं, जो अभी काम किया था वही काम करेंगे।
W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू जितनी है वो सारी उठा के यहां पर रखने वाले हैं, 3x² प्लस 2x माइनस 10। ओके, और इंटू हमारे पास क्या है बेटा, dx। ओके, इंडिविजुअली सब पर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा 3x² प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 का होल का dx। कांस्टेंट टर्म सारे बाहर हो जाते हैं, बोले जी सर बाहर हो जाते हैं, तो यहां पर हो गया आपका 3, इसको कन्वर्ट करेंगे x², एक कर दिखा रहा हूं, बाकी सारे आप खुद कर लेंगे, x² प्लस 1 और अपन 2 प्लस 1, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। इसी तरीके से x है तो यहां पर हो जाएगा x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर आगे कंपोनेंट नहीं है। ओके ठीक है भाई, तो x² के लिए लिखेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू x² अपॉन 2 माइनस 10। ओके, और अगर बात करें तो इस पूरे की लिमिट कितनी है बेटा, 0 से 1, 0 से 1। ओके, dx हट चुका है, इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो रखने की जरूरत वहां पर है नहीं, तो x इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10, क्योंकि इसके साथ कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 माइनस 10, that answer is a 2 minus 10, that is a minus 8 जूल। ये लीजिए सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये सारे वो क्वेश्चन है जो एएमयू कहीं ना कहीं हमसे हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में हमसे पूछ चुकी है। ओके, और देखिए कितनी आसानी से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगले पे आइए, अगला है हमारे पास एक और वेरिएबल फोर्सेस से काफी ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलते हैं बेटा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर, यहाँ की अगर मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पर लिखा है f इक्वल्स टू 20, तो w इक्वल्स टू, यहां भी हुआ आपका इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स। ठीक है, याद रखो ये लिमिट दिखाई दे रही है तो वेरिएबल फोर्सेस है, तो यहां पर हमने y की वैल्यू को f की वैल्यू को रख दिया 20 प्लस tan y, 20 प्लस tan y। ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पर आप अपना जो डिफरेंशिएशन है वो y में कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हो गया dy। ओके, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दें, 20 बाहर हो गया तो ये हो गया tan y। ठीक है, इंटू डी वाई। अब हम जानते हैं यहां से क्या होने वाला है, tan इंटू, ठीक है 20 इंटू tan, अब tan का हो जाएगा y² अपॉन 2 और 2 5 जा tan हो गया। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 20 प्लस 5y²। अब y² में हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, कोई मतलब नहीं, तो 20 प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 20 प्लस 5, दैट इज 25 जूल। 25 जूल यहां पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है बेटा यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हैं कितनी आसानी से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और लास्ट फॉर्मेट है जहां पर वर्क और बात करी जाए वर्क की, तो यहां से हमें कंप्लीट सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। एएमयू के जितने भी रिलेवेंसी क्वेश्चंस होते हैं वर्क से, वो इस टॉपिक से बाहर बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि कभी भी इस तरीके का अगर आपको ग्राफ मिले तो हमेशा आपको एरिया निकालना होता है, एरिया अंडर द कर्व सेक्शन, एरिया अंडर कर्व सेक्शन, एरिया अंडर कर्व सेक्शन हमें कैलकुलेट करना होता है बस। ओके, चलिए भाई आ जाइए, फौरन करते हैं क्वेश्चन को कि पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स फैक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड इट्स फोर्स पोजीशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट 0 to 4, कहां पर 0 to 4 मीटर। ओके, ये 0 होगा और ये 4 होगा, यहां तक हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इस तरीके की प्रॉब्लम को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला एरिया का, जैसे ट्राइंगल का, जैसे ट्रेपेजियम का। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद है तो आपकी कहानी बहुत ही ज्यादा फ्लुएंस है। यानी ये पहला सेक्शन देखोगे आप तो ट्राइंगल है, दूसरा देखोगे तो रेक्टेंगल है, तीसरा देखोगे तो फिर ट्राइंगल है, और चौथा देखोगे तो फिर ट्राइंगल है। जब कोई एक्सिस से नीचे होता है तो किसी डिजिट को माइनस मत करना, स्टार्टिंग में माइनस कर लेना। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आइए देखते हैं, यहां पर बात करते हैं। ठीक है, आंसर शुरू करेंगे, 1 by 1 सब निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व सेक्शन, जितने भी एरियाज हैं सबको ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया होता है बेटा वो 1/2
बेस इंटू हाइट होता है। बेस 0 to 1 है, ठीक है। हाइट कितनी है बेटा, हाइट कितनी है इसकी, tan है, ओके tan। फिर एक्सिस चेंज नहीं है तो प्लस ही रहेगा। रेक्टेंगल है तो 1 से 2 b इंटू h या b l इंटू b, तो 1 से 2 बोले जी सर, तो ये हो गया 1, और 1 से tan तो ये हो गया सर tan, यानी l इंटू बी हमने लिख दिया रेक्टेंगल का। फिर क्या है हमारे पास, ट्राइंगल है, एक्सिस चेंज नहीं हुई है इसलिए प्लस रहेगा, इसलिए प्लस रहेगा। तो 1/2 बेस कितना है बेटा, 2 से 3 यानी 1, ठीक है। और हाइट कितनी है हमारे पास, tan है, ओके सर। अब देखो यहां पर एक्सिस चेंज हो गई है, पहले ऊपर चल रहा था, ऊपर y की वैल्यू किस में होती है बेटा, प्लस में होती है, नीचे किस में होती है, माइनस में होती है। तो जैसे ही माइनस जाएगा तो इसे हम प्लस कर देंगे, वो माइनस कर देंगे तो माइनस हो गया। और नीचे भी ट्राइंगल है तो 1/2 बेस कितना है बेटा, 3 से 4 यानी 1, हाइट कितनी है बेटा, नीचे भी tan है, ओके tan, ओके भाई। अब यहां से थोड़ा थोड़ा काम करेंगे कि 2 5 tan, ओके, और 2 5 tan, ओके, और 2 5 tan लिख देते हैं सबको एक साथ। दैट विल बी अ 5 5 1 5 प्लस tan प्लस 5 और माइनस 5, ओके। तो प्लस 5 से माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाता है, आपके पास बचेगा 15, और 15 जूल ये हो जाएगा आपका वर्क डन, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लास्ट ईयर यानी अभी 2025 में बात करें तो इस पैटर्न पे हमें क्वेश्चंस हमारे ऑलमोस्ट सारे ही बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बीटेक, ठीक है, बीएससी ऑनर्स सब में देखने के लिए मिले हैं। तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जिससे इक्विवेलेंसी एएमयू अपने क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से लाता है और कोई भी बाहर से नहीं उठाता। जो वर्क के जितने भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस किया। एक एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है बेटा, उसके आधार पर हम जितना पढ़ाते हैं वो सारे, बस आपको फोकस करना होता है, वो सारा रिलेवेंस होता है एएमयू एंट्रेंस से। तो उम्मीद करता हूं आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।